हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स का सबसे डिमांडिंग टॉपिक है भाई कि सर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताइए। तो पावर सिस्टम में तीन कड़ी होती है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में नॉलेज देने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दोस्तों ऋषभ अग्रवाल है और मैंने काफी सारे एग्जाम्स क्लियर किए। करेंटली मैं अभी एमपीपीजीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर हूं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है। हर एक स्टेट का अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मध्य प्रदेश में 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र। ऐसे आपके स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होंगे जिसके थ्रू आपका बिजली का बिल आता है। अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कौन कौन से वायर्स के थ्रू हो रही है, तो देखिए समझिए। हमें देखना है ये सब स्टेशन। इस सब स्टेशन से जो वायर सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन में वो आता है फीडर। तो ये देखो, ये है फीडर। ये जो रिंग जैसा बन रहा है ये फीडर वायर है। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ये फीडर गया है, किसको फीड कर रहा है? ये फीडर फीड कर रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को, डीटी को। तो ये है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है? फीडर के वोल्टेज को और स्टेप डाउन करना। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, समझ गए? ओके, लेकिन क्या अभी हमारे घर में सप्लाई आ गई? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वायर है जो आपकी गली के बाहर पे जो खंबे लगे होते हैं वो वाले वायर्स डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। और आप उन खंभों से अपने घर के एनर्जी मीटर में जो कनेक्शन लेते हो वो लेते हो सर्विस मेंस के थ्रू। तो ये जो वायर है जिससे घर में एनर्जी मीटर को जोड़ा जाता है ये सर्विस मेंस कहलाता है। सर्विस मेंस, सर्विस मेंस। तो फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेंस। अब सर फीडर की रेटिंग कितनी होती है? तो देखो मेरे दोस्त, जो फीडर होता है ये एक 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है और इसमें 11 केवी की रेटिंग होती है। 11 केवी की रेटिंग को ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमने लगाया है डीटी, ये और स्टेप डाउन करता है। तो फाइनली जो क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पर कितना वोल्टेज मिलेगा? तो देखो, 2 तरीके की चीजें मेरे दोस्त। हमारे घर में 3 फेज सप्लाई भी हो सकती है या सिंगल फेज भी हो सकती है। अब जैसे हमारे घर में तो जनरली सिंगल फेज ही रहती है, लेकिन किसी के यहां घर के अंदर ही उसने कारखाना लगा रखा है, छोटा सा कारखाना लगा रखा है, उसने 3 फेज कनेक्शन लिया है ना। तो 3 फेज कनेक्शन के लिए जो वोल्टेज होगा वो 415 वोल्ट होता है और 4 वायर की स्कीम होती है, 3 फेजेस प्लस न्यूट्रल वायर। और सिंगल फेज में 240 वोल्ट स्टैंडर्ड रहता है और 2 वायर स्कीम रहती है। ठीक है, चलिए अब फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेंस में एग्जाम के हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चलिए वो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर अगर आप इस डायग्राम में देखो एक और बार कि फीडर जो है इससे कुछ नहीं किया गया, इससे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर को कनेक्शन दिया है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बीच में से एक एक टैपिंग ली हुई है जिसको सर्विस मेंस कहते हैं। तो बेटा फीडर वायर से कभी भी कोई टैपिंग नहीं लेते और फीडर के अंदर जो डिजाइनिंग होती है वो की जाती है करंट को देख के। फीडर की डिजाइनिंग करंट को देख के होती है और डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइनिंग वोल्टेज को देख के होती है। वाइल डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखा जाता है। फीडर के लिए करंट, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वोल्टेज। अब फीडर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मोटा वायर होगा और जितनी कम करंट होगी उतना कम मोटा वायर, मतलब पतला वायर होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग टैपिंग्स लेते हैं और वोल्टेज ड्रॉप का ध्यान रखते हैं। हमारे घर में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है उसका कितना परसेंट ज्यादा और कितना परसेंट कम टॉलरेबल है, तो देखिए लिमिट ऑफ वोल्टेज वेरिएशन इज +-6%। एग्जाम के पर्पज से ये सारा का सारा हाईलाइटेड डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विस मेंस की बात करते हैं तो ये एक जनरली स्मॉल केबल होती है जो कि कनेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर के टर्मिनल से। हमारे घर में जो एनर्जी मीटर है वो सर्विस मेंस के वायर के थ्रू ही जुड़ता है। क्लियर है? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। नेचर ऑफ करंट के हिसाब से डीसी और एसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और हमारे घर में जो बिजली आती है वो तो खंभों से आती है, उसको हम ओवरहेड सिस्टम कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज हैं, वहां पर बड़े बड़े खंभे आजकल हटाए जा रहे हैं। कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आता है लेकिन सिस्टम को अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम महंगा होता है। देखिए एक डेटा भी लिखा है
कि ओवरहेड सिस्टम इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज 5 to 10 टाइम्स चीप देन अंडरग्राउंड। हम ओवरहेड का ही यूज करते हैं, अंडरग्राउंड का यूज नहीं करते, क्योंकि अंडरग्राउंड का यूज करेंगे तो पूरा पूरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, उसके अंदर से केबल डालनी पड़ेगी, गड्ढा बंद करना पड़ेगा, अगर बीच में कभी कोई दिक्कत आ गई तो फिर से गड्ढा खोदो, फिर से पूरा मेंटेनेंस करो और फिर डालो, तो बहुत झंझट है भाई। इसीलिए ओवरहेड सिस्टम को जनरली डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये 5 से 10 गुना सस्ता होता है अंडरग्राउंड से। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये जेईई एग्जाम्स के हिसाब से। फिर स्कीम ऑफ कनेक्शन, किस तरीके से आपने कनेक्ट किया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो रेडियल सिस्टम होता है, रिंग मेंस होता है और इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। चलिए आज मैं आपको जो करवाने वाला हूं दोस्तों, ये डीसी और एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पूरा का पूरा डीसी सिस्टम करवाने वाला हूं, इससे रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज और इसके जितने भी टाइप के कनेक्शंस होते हैं वो भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहां पे दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ 3 तरीके के कनेक्शन होते हैं मेरे भाई। 2 वायर जिसमें मिड पॉइंट अर्थ कर दिया है, एक तो 2 वायर स्कीम होता है, एक 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, और एक होता है 3 वायर सिस्टम जिसमें देखो 3 वायर्स होते हैं, 1 2 और 3। तो इसमें देखो यहां से करंट जा रही है और यहां से करंट वापस आ रही है, तो बीच वाले कंडक्टर का क्या काम है, ये न्यूट्रल कंडक्टर कहलाता है। 3 वायर स्कीम में ये 2 वायर है, यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट वापस आ रही है, और इस 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ है, और इस सिंपल 2 वायर है, यहां से करंट जा रही है, यहां से वापस आ रही है। क्या किसका डिफरेंस है, किसमें क्या एडवांटेज है, आप देखो 2 वायर जो सिंपल वाला है उसमें केवल एक तरीके का वोल्टेज मिल रहा है, 2 वायर विद मिड पॉइंट वाले में हमें वोल्टेज 2 तरीके के मिल रहे हैं भाई। देखो एक ये भी मिल रहा है और एक ये भी मिल रहा है। तो जो छोटे छोटे रेटिंग के लोड्स हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, वो इसमें लगा दो, लेकिन जो बड़े रेटिंग के लोड्स हैं जैसे कि मोटर हो गई, बड़ा एसी हो गया, वो आप 2 VM के साथ लगा दीजिए, हाई रेटिंग के साथ। यही चीज 3 वायर में भी है, ये देखिए यहां पे VM और 2 VM 2 तरीके के वोल्टेज मिलते हैं, है ना। ऊपर आपके सामने ये भी लिखा है कि डीसी की हम लोग मतलब डीसी की आजकल जरूरत कहां पड़ती है, जैसे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन कर क्यों रहे हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरा का पूरा एसी में हो रहा है ना, हमारे घर में कौन सी सप्लाई आ रही है, एसी, डीसी तो आ नहीं रही। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन डीसी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या जरूरत है इसकी, तो भाई जितनी भी डीसी मोटर है वो सबको तो डीसी सप्लाई चाहिए ना, तो ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल स्पीड मशीनरी जैसे कि डीसी मोटर। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब समझते हैं जो चार्ज स्टोरेज वाली चीज है वो। एंड फॉर कंजेस्टेड एरियाज वेयर स्टोरेज बैटरी रिजर्व्स आर नेसेसरी, ऐसे एरियाज में जहां पर बैटरी में पावर स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बार बार लाइट चली जाती है या फिर दूर दराज एरिया है, आइसोलेटेड एरिया है, तो इन सब जगह डीसी की जरूरत है ना। चलो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर प्रेजेंट solely based on the way they are fed by feeders। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको समझाता हूं ये क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि भैया जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को फीडर से पावर तो मिल रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को केवल एक ही पॉइंट पे, इस एक पॉइंट पे फीडर से पावर मिल रही है। अब यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीसी सिस्टम आर प्रेजेंट बेस्ड ऑन द वे दे आर फेड बाय फीडर्स। तो 4 तरीके के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 4 तरीके के डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। देखो एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे टैपिंग्स ली है, और ये एक पॉइंट पे हम केवल फीड कर रहे हैं, ए पॉइंट पे इधर ही केवल फीड कर रहे हैं। फिर 2 पॉइंट पे भी फीड कर सकते हैं, मतलब दोनों पॉइंट से पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट सेंटर, सेंटर में फीड कर रहे हैं और इधर इधर करंट जा रही है। और एक हो सकता है रिंग, ये देखिए यहां पे एक पॉइंट से फीड किया है और ये रिंग बना दी है हमने। तो 4 तरीके के सिस्टम बनते हैं। अब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, वो आता है इससे और इससे, 1 एंड और 2 एंड। क्या क्वेश्चन आता है वो भी समझाऊंगा, कराऊंगा सब कुछ। देखो आगे डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट वन एंड होता क्या है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 230 वोल्ट की सप्लाई दी, फिर यहां से टोटल करंट गई I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 नीचे चली गई, आगे I2 प्लस I3 रह गई, फिर I2 नीचे चली गई, आगे I3 रह गई, और I3 भी यहां चली गई।
और ऐसे करंट आ गई यहां पे पूरी। तो ये क्या किया, मैंने एक पॉइंट पे सप्लाई दी केवल 230 वोल्ट। अब इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर मुझे यहां पे वोल्टेज मिलेगा VC, फिर इधर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, फिर मुझे यहां पे वोल्टेज मिलेगा VD, और फिर यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा मेरे दोस्त, और मुझे यहां पे वोल्टेज मिलेगा V। तो मैं जब एक पॉइंट से सप्लाई देता हूं, यहां से मैंने सप्लाई दी तो यहां ड्रॉप हो गया, फिर यहां वोल्टेज, यहां ड्रॉप हो गया, फिर यहां वोल्टेज, यहां ड्रॉप हो गया, फिर यहां वोल्टेज। तो कौन सा वोल्टेज सबसे कम होगा? तो सिंपल सी बात है, जिसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप होने के बाद मिला, मतलब E पे। यस, तो E को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे दोस्त, अगर कहीं भी मान लीजिए इस जगह फॉल्ट आ गया, सर ये तो रायता ही फैल जाएगा। अगर इसी जगह फॉल्ट आ गया तो फिर आगे को सप्लाई कौन करेगा? यहीं से तो करंट जा रहा था। तो यही दिक्कत है बेटा, अगर किसी भी एक पॉइंट पे फॉल्ट आ गया तो आगे के सभी लोड की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो इन केस ऑफ फॉल्ट अकर्स ऑन एनी वन सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, द होल डिस्ट्रीब्यूटर विल हैव टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज इंटरप्टेड। ये इसकी दिक्कत है। तो सर बोथ एंड में क्या होता है? तो बोथ एंड में अब आप लोग ऑलमोस्ट समझ ही गए हैं। देखो कुछ नहीं, यहां पर सर भी करंट दे रहे हैं बेटा, और यहां से भी करंट दे रहे हैं। तो करंट यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है। कुछ करंट ये दे देता है, कुछ करंट ये दे देता है, फिर आगे बची हुई चली जाती है, इधर आ जाती है, आगे बची हुई मिलके इसमें चली जाती है। अब यहां क्या होगा? जैसे सोचो इसका 230 वोल्ट है, तो यहां से करंट गई, मान लो ये पॉइंट इधर से आ रही है करंट और ऐसे भी आ रही है, 230 वोल्ट है, यहां ड्रॉप होगा कि नहीं? हां सर होगा तो सही। फिर VC मिल गया, फिर यहां भी ड्रॉप होगा कि नहीं? हां सर होगा तो सही। फिर VD मिल गया। अब यहां से भी तो करंट आ रही थी मेरे दोस्त, तो यहां पे ड्रॉप होगा तो VE मिल गया, फिर यहां पे फिर से ड्रॉप होगा और VD मिल गया। अब आप सोचो कि यहां पे 230 वोल्ट, मान लो 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो कितना मिला? 225 वोल्ट। फिर मान लो 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो कितना मिला इधर? सर 220 वोल्ट मिल गया। अब मेरे दोस्त यहां से सोचो, यहां भी मैंने मान लीजिए 230 वोल्ट लगाया है, तो फिर यहां पे ड्रॉप 5 वोल्ट का, तो यहां पे भी 225 मिलेगा, और यहां पे भी फिर से 5 वोल्ट का ड्रॉप, तो यहां पे 220 वोल्ट मिलेगा। कहना बस ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर ये होता है कि पहले 230 वोल्ट मिलता है, फिर 225, फिर 220, फिर 225 और फिर 230। बोले तो पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल इसमें कौन सा हो जाएगा? जो सबसे बीच में है ना। द लोड वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम वन फीडिंग पॉइंट से ए, reaches minimum value and then again starts rising and reaches maximum value when we reach the other feeding point B। तो अगर यहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल निकालना है तो वो अगर पूरा सिमेट्रिकल है ना, 5-6 पॉइंट है, जैसे इसमें दिख रहा था 5 पॉइंट थे, तो बिल्कुल जो बीच वाला है D, ये मिनिमम पोटेंशियल का पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए यहां पे किसी एक पॉइंट पे फॉल्ट आ गया, इस जगह फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा? इस जगह फॉल्ट आ गया तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा? अरे नहीं सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से करंट आ रही थी ना, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, थोड़ी सी इधर भी चली जाएगी। तो मतलब क्या है कि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती, वो मेंटेन रहती है। तो इफ ए फॉल्ट अकर्स द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इज मेंटेन फ्रॉम अदर फीडिंग पॉइंट। ये इसकी अच्छी बात है। एक और अच्छी बात है, वो क्या है? देखिए, जैसे कि यहां पर इस कंडक्टर में सबसे ज्यादा करंट था, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम। तो इतने करंट को झेलने के लिए मुझे जो इसका क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा वो भी बहुत मोटा लेना पड़ेगा, वायर मोटा लेना पड़ेगा। ज्यादा करंट भेजना है ना मुझे दूर तक, एक ही साइड से सप्लाई दे रहे। लेकिन यहां पे देखिए, यहां से भी सप्लाई आ रही है और यहां से भी आ रही है। क्या ए वाले पॉइंट को I3 को भेजने की टेंशन है कि मुझे I3 में करंट भेजना है? जी नहीं, ऐसी तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए इस वायर का जो साइज है वो पतला रख सकते हैं। तो मतलब वायर में जो करंट फ्लो करती है वो कम करती है, तो साइज भी छोटा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्ड फॉर अ डबली फेड डिस्ट्रीब्यूटर इज मच लेस देन दैट फॉर अ सिंगली फेड डिस्ट्रीब्यूटर। ऐसा पॉइंट पेपर में लिखा आ गया ना, तो कोई भी बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, ये आप ही लोग कर पाओगे, मैं गारंटी देता हूं। आ रहा है मजा? बस अब एक चीज और रह गई है, न्यूमेरिकल्स, वो और समझते हैं। देखिए बेटा, जो न्यूमेरिकल आता है वो इस पोर्शन से आता है। डिस्ट्रीब्यूटर को जब एक एंड पे फीड करते हैं और यूनिफॉर्म लोडिंग होती है,
अब ये यूनिफॉर्म लोडिंग क्या है साहब? देखो, नॉर्मल लोडिंग का मतलब होता है कि जैसे I1 करंट भी है, I2 भी है, I3 भी है, तीनों करंट अलग अलग है। यूनिफॉर्म लोडिंग का मतलब बराबर की डिस्टेंस पे सेम करंट का लोड है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे एक एंड पे फीड किया तो पूरी की पूरी लाइन में कितना मैक्सिमम ड्रॉप होगा, वो होता है कैपिटल I इंटू कैपिटल R अपॉन 2। अब कैपिटल I निकाले कैसे? तो कैपिटल I निकालना बड़ा आसान है, छोटा I इंटू लेंथ, मतलब जो पर मीटर के हिसाब से करंट है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, और कैपिटल R निकालने के लिए भी छोटा r इंटू लेंथ, जो पर मीटर का रेजिस्टेंस है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो बस। और पावर लॉस कितना आता है? ये आता है बेटा I स्क्वायर R L क्यूब अपॉन 3। ये डिराइव करके निकाला है फॉर्मूला, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो IR अपॉन 2 मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप वन एंड के लिए, और पावर लॉस I स्क्वायर R L क्यूब अपॉन 3, है ना। अब बोथ एंड के लिए यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो अभी निकाला ना इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो जाएगा। तो देखो इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? IR/8, और इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1/12 बन जाएगा। तो देखो ये हो गया IR/8, ये हो गया IR/12, हो गया काम खत्म। बस इस तरीके से आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा। ये बोथ एंड्स वाला है यूनिफॉर्म लोडिंग के लिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से? तो देखिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फीडर्स आर डिजाइन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन इट, बिल्कुल सही है। वोल्टेज वेरिएशन एट द कंज्यूमर्स टर्मिनल इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर, क्या ये गलत, ये सही कह रहा है? बिल्कुल नहीं। वोल्टेज वेरिएशन का कंज्यूमर टर्मिनल पर डिसाइड मतलब ध्यान रखते हैं, ये कह रहा है नॉट कंसिडर्ड। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये देखिए जिस न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, अब पूरी की पूरी कहानी जो मैंने पढ़ी है इसमें एक पॉइंट अभी भी छुपा हुआ है, और वो आपको इस न्यूमेरिकल को काम कर मतलब सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे कि यहां देखिए लिखा है एक यूनिफॉर्म है 2 वायर का डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, जिसकी की 200 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ दे रखी है 200 मीटर, लोडेड विद 2 एम्पियर्स पर मीटर, तो छोटा आई दे रखा है आपको, और रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर इज कितना है? तो रेजिस्टेंस एक वायर का है 0.3 ओम पर किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर कितने का है? डिस्ट्रीब्यूटर तो सर 2 वायर का है, लेकिन रेजिस्टेंस दे रखा है सिंगल वायर का, तो हमें दोनों वायर का रेजिस्टेंस निकालना होता है। जो एक वायर का रेजिस्टेंस है बस उसको 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटा आर फॉर बोथ वायर्स। यही मेन चीज है बेटा इसमें। ये करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.3, बोले तो 0.6 ओम पर किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया सर। अब क्या करेंगे? अब निकालना है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड फ्रॉम वन एंड। कितना होता है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप? तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप सर आपने बताया IR अपॉन 2 होता है। तो I कैपिटल वाला है तो 2 एम्पियर पर मीटर इंटू टोटल लेंथ कर दो 200 मीटर, और ये 1/2 चलने दो, और इंटू कैपिटल आर। तो रेजिस्टेंस जो है बोथ वायर्स का वो 0.6 ओम पर किलोमीटर है। इंटू करेंगे बेटा पर किलोमीटर को किलोमीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.2 किलोमीटर। लो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 से 2 निपटा दो, ये आ जाएगा अपना 6 और 2 12 और 2 24 वोल्ट। ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया। देखिए एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, मजा आया। एक क्वेश्चन और, एक 3 वायर के सिस्टम में द वोल्टेज बिटवीन द 2 एक्सटर्नल वायर्स इज 100 वोल्ट। जो 2 बाहर के वायर्स है उनके बीच का वोल्टेज है 100 वोल्ट। फिर बोल रहा है द वोल्टेज बिटवीन ऑन आउटर वायर एंड मिडल न्यूट्रल वायर। तो जो मिडल न्यूट्रल वायर है और आउटर वायर है उनके बीच का वोल्टेज कितना होगा? तो सिंपल सी बात है आधा होगा, तो 50 वोल्ट हो गया। ये देखिए नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है लेकिन सिंपल सी चीज है। क्या? वोल्टेज ड्रॉप पर वायर इन ए डीसी 2 वायर फीडर इज 2%। वोल्टेज ड्रॉप एक वायर का 2% है, तो मैं यहां पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकाल लूंगा। एक वायर का 2% है तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 2 वायर का 4%।
ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए अपन लोग क्या करते हैं, 100% में से ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर देते हैं बस इन परसेंटेज। कितना आ जाएगा, 96%। समझ गए? ओके। एक और क्वेश्चन देखें। एक यूनिफॉर्मली लोडेड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फेड एट वन एंड, द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इज 10 वोल्ट, मतलब IR/2 की वैल्यू 10 वोल्ट दे रखी है। इफ इट इज फेड एट बोथ एंड्स एट द सेम वोल्टेज, है ना, अगर दोनों एंड से फीड कर रहे हैं सेम वोल्टेज से, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो सेम वोल्टेज वाला मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है IR/8। यहां से IR की वैल्यू निकालिए आप, कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट, और हमें निकालना है ये वाला मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप बोथ एंड्स वाला। ये IR/8 बोले तो 20/8 जो कि होता है 2.5 है। मस्त चीज। अब कभी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और देखिए, एक 3 वायर डीसी सिस्टम में द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल इज जनरली डैश ऑफ ईदर आउटर। तो 3 वायर में आपको बताया था अभी न्यूट्रल होता है, जी हां सर बताया जो था, ये न्यूट्रल वायर है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखेंगे, ये जो 2 वायर्स है ना, इनका आधा होता है, हाफ। तो आंसर हो जाएगा हाफ। अब दोस्तों ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क। जितने भी स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच गए हैं, मेरा ये लेक्चर और ये ज्ञान मुझे लगता है सफल हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहां तक यहां तक लाने पे मजबूर कर दिया है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, और बताना है साथ ही ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आगे के डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के पार्ट्स भी अगर आप चाहते हो तो बताइएगा, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए, और इस इंजीनियरिंग इनोवेशन में ये जो कंटेंट की प्रथा है मेरी तरफ से, इसको आगे बढ़ाइए दोस्तों। इस परिवार का हिस्सा बनिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।